नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लोड गुरु में। साथियों, आज है 10 जून 2020। आज से देश के एसबीआई खाता धारकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। आज से नया नियम लागू हो जाएगा। साथ ही रेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया। बहुत ही जल्द रेट की परीक्षाएं होने वाली है। आगे पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई दुगनी। जहाँ साथियों ये सभी आंकड़े जाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथ अगर कोई 4 व्हीलर खरीदना चाहता है तो कंपनी आपको बहुत बड़ा ऑफर दे रही है। हम आपको ऑफर के साथ में बताएंगे कि आपको 33,000 रुपए तक डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही राजस्थान में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए बहुत बड़ा अपडेट किया गया। 25 जून 2020 के बाद में ही खुलेंगे। देश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ गया। बिजली उपभोक्ताओं, किसान, घरेलू कनेक्शन के लिए छूट मिल सकती है। साथ ही देश की 25 बड़ी मुख्य खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जी साथियों, हम आपको 10 जून 2020 की आज की हर अपडेट्स आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। साथ ही में कमेंट कर बताएं कि आपका फेवरेट बैंक कौन सा है। सबसे पहले देश के कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से पिछले घंटों के दौरान की हम बात करें तो 331 लोगों की मौत हुई है तथा संक्रमण के मामले में हर दिन उत्तरोत्तर बढ़ने की इस अवधि में सर्वाधिक 9,987 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़े के मुताबिक 9,987 नए मामले को मिलाकर देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,66,591 हो गई है, जबकि इस बीमारी से 7,466 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में इसमें कोरोना के 1,29,917 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,29,215 लोग इस महामारी से निजात पाने में कामयाब हो चुके हैं। हिट 2020 के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट के आयोजन हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रीट की परीक्षा संबंधित कार्रवाई त्वरित और प्रभावी रूप से की जाए। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर अब तक की गई कार्रवाई और तैयारियों के बारे में समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से कराने से पहले बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाए। उन्होंने राजस्थान के पात्र अभ्यर्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के आयोजन के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई की जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय भर्ती प्रक्रिया को भी तर्कसंगत और अभ्यर्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की शासन सचिव श्रीमती मंजू, राज्यपाल, समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक श्री अभिषेक भगवतिया, निर्देशक आदि भी शामिल थे। एसबीआई खाता धारकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट किया गया। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए खबर जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 10 जून से एसबीआई का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसका फायदा करोड़ों ग्राहकों को हो सकता है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। 10 जून से लागू होने वाला नया नियम एसबीआई के ग्राहकों को होगा ये फायदा। दरअसल एसबीआई ने 10 जून से अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर पर यानी कि एमसीएलआर में 0.25% की कटौती करने का ऐलान किया। इस कटौती के बाद एक साल की अवधि की एमसीएलआर दर 7.25% से घटाकर 7% हो गई है। 10 जून से लागू हो रहे नियम एसबीआई के ग्राहकों के होगा फायदा। यहां आपको बता दें कि बैंक की ओर से लगातार 13वीं बार एमसीएलआर दर में कटौती की गई है। इससे पहले एसबीआई ने बाहरी बेंचमार्कों से जुड़ी ब्याज दर यानी कि ईबीआर को 0.05% से घटाकर 6.65% सालाना कर दिया गया था। 10 रेपो दर में जुड़ी ब्याज दर को 6.65% से घटाकर 6.25% कर दिया गया। हालांकि ये नई दरें जुलाई में लागू होगी। 10 जून से एसबीआई ग्राहकों को कितनी बचत। बैंक की ओर से एक बयान में कहा गया कि एमसीएलआर दर में जुड़े होम लोन की सामान मासिक किस्त की राशि में 421 रुपए की कमी आएगी। होम लोन की मासिक किस्त में 660 रुपए की कमी आएगी। यह कैलकुलेशन 30 साल की अवधि के 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर की गई है। बता दें कि कोरोना संकट काल में लोन बांटने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से ग्राहकों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के दौरान 2 बार रेपो टेस्ट में कटौती की है। वर्तमान में रेपो टेस्ट 4% पर है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने को कहा है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को फंड मुहैया कराता है। इससे बैंकों के पास नकदी का इंतजाम होता है। 10 जून 2020 का बड़ा अपडेट। प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। कई राज्यों ने इसे भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार और बिजली वितरण के निजीकरण का प्रयास बताया। कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस, द्रविड़ इसका विरोध किया गया। विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि बिल किसानों और गरीबों के हित में नहीं है। 17 अप्रैल केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन के लिए एक मसौदा जारी किया गया।
ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट संशोधन बिल 2020 पर 21 दिन के भीतर हितधारकों को प्रतिक्रिया मांगी गई। इस सीमा फिर को बढ़ाकर 2 जून 2020 कर दिया गया था। इस प्रस्तावित बिल का लक्ष्य एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अथॉरिटी यानी कि ईसीएन का गठन करना है, जिसके पास बिजली उत्पादन और बिजली वितरण कंपनियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति होगी। मसौदे के मुताबिक बिजली खरीद बिक्री से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट पर फैसले का अधिकार सिर्फ ईसीए को होगा। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों का कहना है कि इससे राज्यों के डिस्कॉम और बिजली नियमों की सत्ता खत्म हो जाएगी। ड्राफ्ट बिल में यह भी प्रस्ताव है कि ग्राहक खासकर किसानों और को सब्सिडी का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए उनके खाते में किया जाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह किसानों और गरीबों उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि किस तरह से भुगतान किया जाना है। बिल का लक्ष्य यह भी है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत से भी न्यूनतम बिजली खरीद को अनिवार्य किया जाए। इसका पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को खत लिखा। उन्होंने अपील की कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये कदम अभी उठाया जाए और कानून बनाने के लिए पहले राज्यों से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस बिल को लागू करने से समाज के निचले तबके पर बुरा असर होगा। क्रॉस सब्सिडी व्यवहार करने वाला किसान गरीबों के हित में नहीं है। सिंचाई के लिए किसानों की सब्सिडी पर बिजली नहीं दी गई तो किसानों के सामने संकट आ जाएगा। इससे अनाज उत्पादन पर भी असर होगा। कहा कि संविधान के मुताबिक ऊर्जा केंद्र और राज्य दोनों की सूची में है, लेकिन प्रस्तावित कानून के पावर सेक्टर से संबंधित मामलों में राज्यों की शक्तियां कमजोर हो जाएगी और सारी शक्ति केंद्र के हाथ में ले लेगा। उसने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में मंदिर खोलने के लिए बहुत बड़ा अपडेट किया गया। राजस्थान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न धार्मिक नेताओं, गुरुओं आदि से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेशानुसार इन जिला समितियों में संबंधित जिले के समस्त विधायक गण, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मुख्यालय चिकित्सालय स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आदि मुख्य प्राधिकारी शामिल होंगे। यह समिति प्रत्येक धर्म के धार्मिक स्थलों में उस धर्म के रीति रिवाज एवं कोविड-19 से बचाव के लिए अनिवार्य सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए क्या क्या और किस प्रकार की गतिविधियों, पूजा अर्चना, इबादत एवं आदि अनुमति किए जाएं, उस पर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी मानक पर संचालन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव देगी। इसी तरह समिति जिले में स्थित ऐसे धार्मिक स्थल जहां भारी संख्या में स्थानीय जिले व अन्य जिले राज्य से आवागमन होता है, उनकी सूची तैयार करेगी तथा समस्त सूचीबद्ध धार्मिक स्थलों में प्रबंधीय व्यवस्था तैयार करना एवं उस व्यवस्था के उत्तरदायी निर्धारित करना, जिसे धार्मिक स्थल के भीतर संबंधित ट्रस्ट आदि एवं उसके बाहर जिला प्रशासन, पुलिस आदि की भूमिका सम्मिलित हो, उसका सुझाव भी देगी। प्रबंधीय व्यवस्था में उस धार्मिक स्थल के परिसर में एवं उसके बाहर वह समस्त गतिविधियां भी सम्मिलित हो जो धार्मिक स्थल से संबंधित है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की दुकानें, तीर्थयात्री आदि के विश्राम स्थल आदि। प्रत्येक समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 25 जून 2020 तक को प्रस्तुत करनी होगी। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट एवं उनमें अध्ययन पश्चात ही राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन की अवधि में राज्य में स्थित धार्मिक स्थलों को कब से एवं किस प्रकार से खोला जाए। तो आपको बता दें कि 25 जून 2020 तक धार्मिक स्थल खोलना बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल है। 25 जून 2020 के बाद में धार्मिक स्थल है वो खुल सकते हैं। जून 2020 की अगली बड़ी घोषणा है कि प्रदेश में जहां कोरोना का कहर जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इसके साथ ही राजधानी जयपुर से इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी मिली है कि जयपुर के सुभाष चौक से मंगलवार की सुबह एक ही मकान से 26 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। 2 दिन पहले ही मिला था पहला कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश की राजधानी जयपुर में यह पहला मामला है जब एक ही मकान में इतने कोरोना पॉजिटिव लोगों की पुष्टि है। बताया जा रहा है कि सुभाष चौक स्थित इस मकान में 2 दिन पहले ही इस व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। जयपुर में 2000 के पार हुए कोरोना संक्रमित। प्रदेश में जहां कोरोना नए स्थान पर अपना प्रभाव दिखाने लगा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर भी लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। जयपुर में ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक कोरोना के 2321 पेशेंट हो चुके हैं, वही लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ने को सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिन के अंदर मजदूरों उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव स्तर पर अपने ब्लॉक स्तर पर हो, उसके साथ ही उनकी स्कैनिंग भी मैपिंग की जाए जिससे रोजगार देने में मदद हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकार इसके लिए मदद करे। 15 दिन में प्रवासी श्रमिक मजदूर घर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दे दिए हैं।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाए, सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर घर भेजा जाए। अगर राज्य सरकारें अतिरिक्त ट्रेन की मांग करती है तो केंद्र सरकार 24 घंटे के अंदर उनकी मांग पूरी करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मजदूरों को रोजगार देने के लिए स्कीम बनाने का आदेश दिया है। इसके बारे में प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को सभी स्कीम का लाभ दिया जाए और इसको स्कीम के बारे में मजदूरों को बताया भी जाए। आज के मौसम विभाग की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल ने तटीय इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार तक पूर्व संध्या बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनाने की संभावना है। इसके कारण कई राज्यों में बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश के तट से लगे क्षेत्रों में उसके पास क्षेत्रों में मंगलवार को तेज हवाएं चलने की संभावना है। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में मछुआरे को समुद्र में नहीं उतरने की सलाह दी है। साथ ही मौसम कार्यालय ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तटीय कर्नाटक, उत्तर कोणार्क, केरल में 10 से 12 जून के दौरान भारी बारिश की संभावना है। यही नहीं, इसका प्रभाव कई अन्य राज्यों पर भी देखने को मिल सकता है। इसमें महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों में 11 और 12 जून को पूर्ण स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। विभाग आईएमडी के मुताबिक पश्चिम पश्चिम मानसून के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। इससे प्रदेश में कुछ राज्यों में लोगों को प्री मानसूनी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की तरफ से तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और बंगाल की तरफ से तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 जून 2020 को हम बात करें तो दिल्ली और राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब डीजल सस्ता होने की वजह से अब इसकी स्मगलिंग की जाने लगी है। दिल्ली राजस्थान की तुलना में डीजल 7 रुपये सस्ता पड़ रहा है। तेल विपणन कंपनी और पेट्रोल डीलरों के अधिकारी के मुताबिक लंबा रूट तय करने वाले ट्रक ड्राइवर दिल्ली और हरियाणा में डीजल नहीं खरीद कर ट्रिप में करीब 5,000 रुपये बचा रहे हैं। बता दें कि जून 2008 को जयपुर राजस्थान में डीजल 71.54 रुपये प्रति लीटर, दिल्ली में 70.59 रुपये प्रति लीटर, गाजियाबाद यूपी में 64.89 रुपये प्रति लीटर, गुरुग्राम हरियाणा में 64.10 रुपये प्रति लीटर और मोहाली पंजाब में 63.10 रुपये था। वैसे तो देश भर में पेट्रोल डीजल के रेट निर्धारित हैं, इन पर एक समान केंद्रीय उत्पादन शुल्क लगता है, लेकिन स्थानीय लेवी या मूल्य वर्धन पर वेट में व्यापक बदलाव के कारण उनकी कीमतों में एक से दूसरे राज्य में अलग होती है। अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में दिल्ली और राजस्थान में डीजल पेट्रोल में तेजी की वजह से मूल्य वृद्धि कर वेट बढ़ाया जाना है, जो कोरोना से तबाह हुए सरकारी खजाने को भरने के लिए बढ़ाया गया था। पेट्रोल पंप पर डीलरों ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में सीमावर्ती शहरों में डीजल 5 से 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता है। दिल्ली स्थित डीलर और दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया कहते हैं कि दिल्ली में पंजीकृत एक डीजल से चलने वाली कार का टैंक यदि गुरुग्राम में फुल करा लिया तो कम से कम 250 रुपये की बचत होती है और ऐसा करके लंबी दूरी के ट्रक आसानी से एक बार में 5,000 रुपए तक बचा लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आप कार खरीदने के इच्छुक है तो कंपनियां बहुत बड़ा ऑफर दे रही है। कोरोना वायरस के प्रकोप में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई। कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियां कई तरह के ऑफर दे रही है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी जून में अपनी प्रीमियम कारों पर 38,000 रुपए तक के बेनिफिट्स ऑफर दे रही है। ऑफर मारुति इंग्लिश से लेकर XL6 तक उपलब्ध है। आइए आपको बता दें कि मारुति की प्रीमियम डीलरशिप यानी कि नेक्सा से बची जाने वाली किस प्रकार कार की रुपए के फायदे मिल रहे हैं। मारुति इग्निस में हम बात करें तो यह मारुति की नेक्सा डीलरशिप से बेची जाने वाली सस्ती कार है। इग्निस इस कंपनी पर 33,000 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। 33,000 रुपए तक का डिस्काउंट कार के सिग्मा वेरिएंट पर मिल रहा है, जिसमें 15,000 कैश डिस्काउंट, 15,000 एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये कोऑपरेटिव डिस्काउंट शामिल है। वहीं सिग्मा को छोड़कर बाकी अन्य वेरिएंट्स पर 28,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जिसमें 10,000 कैश डिस्काउंट, 15,000 एक्सचेंज बोनस, 3,000 कॉर्पोरेटेड डिस्काउंट है। मारुति इग्निस की कीमत 4.89 लाख रुपए से शुरू होती है। मारुति बलेनो में भी आपको काफी छूट मिल रही है। मारुति की इस पॉपुलर प्रीमियम हैशटैग पर 38,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। बलेनो के एंट्री लेवल वेरिएंट यानी कि सिग्मा पर 38,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 20,000 कैश डिस्काउंट, 15,000 एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपए कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। बाकी अन्य वेरिएंट पर कुल डिस्काउंट 33,000 रुपए तक है। इन वेरिएंट्स पर कैश डिस्काउंट 15,000 रुपए, जबकि अन्य दोनों ऑफर सिग्मा वेरिएंट के बराबर है। बलेनो की कीमत 5.63 लाख रुपए से शुरू होती है। साथियों, ये तो आज का हमारा वीडियो दोस्तों 2020 की मुख्य बड़ी खबरें। दोस्तों, आपकी फेवरेट बैंक कौन सी है वो हमें कमेंट करें। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। आपके मन में सवाल विचार तो आप में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।